कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर मामोरी टुका एक स्कूल ट्रिप पर बस में सफर कर रहा होता है। मामोरी की लाइफ बाकी किसी भी एनिमे के मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा बेमायने और सिंगल है। उसकी मानसिक हालत काफी खराब है और उसमें कॉन्फिडेंस की भारी कमी है, जिसकी वजह से वह अपने एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से एक आउटकास्ट बन गया है। वह डेली लाइफ में लोगों से बात करना भी मुश्किल पाता है और खुद के लिए खड़ा होना तो उसके लिए और भी मुश्किल है। ये सब उसकी दर्दनाक बचपन और ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से है। एक दिन मामोरी बस अपने खाने के साथ जूझ रहा था। वह बहुत धीरे धीरे खा रहा था और इसी वजह से उसका बदबूदार और मोटा सौतेला बाप, जो कि एक पूरा प्लेट खाना 1 मिनट से भी कम समय में खत्म कर सकता था, गुस्से से आग बबूला हो गया। मामोरी के अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि वह अपने सौतेले बाप के तानों और गालियों को सहता रहा। इस दौरान उसकी दिमाग खराब माँ, जो एक टीवी स्क्रीन में डूबी रहती थी, अपने प्रेमी की इस बेरहम हरकत पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मामोरी अपनी माँ से मदद की आवाज लगाता रहा, लेकिन उसने कुछ भी करने की जरूरत महसूस नहीं की। तभी मामोरी अचानक असलियत में वापस आ गया, जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। उसे एक और स्टूडेंट ओएम ने जगाया था। ओएम एक बदसूरत और परेशान करने वाला बुली था, जो खुद को जस्टिन टिम्बरलेक ऑफ जापान समझता था। वह क्लास की नर्डी प्रेसिडेंट आका को परेशान कर रहा था क्योंकि उसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद था। ओएम उसे ताने मारते हुए कहता कि वह कितनी बेवकूफ है और उसके नॉवेल्स छीन लेता है, साथ ही उसे बुरे बुरे नामों से बुलाता है। मामोरी ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि बस में बैठे किसी ने भी ओएम के लिए खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं की। वह इधर उधर देखता है कि कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा या नहीं। इसी बीच हमें कुछ और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जैसे टैको ट्विंस। इन दोनों में से ब्लॉन्ड ट्विन का नाम अत्सुकी है और ब्रूनेट ट्विन का नाम हिजिरी। ये जोड़ी अत्सुकी और हिजिरी टैको ट्विंस ने आका की मदद करने का सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी बातें उस बुली पर कोई असर नहीं डालेंगी, इसीलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। इसी बीच हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, क्यूट और डरपोक लड़की काशिमा कबोटो, जो हर चीज से डरी रहती है। इसके अलावा एक और शर्मीला और इंट्रोवर्ट आउटकास्ट है, जो मामोरी की तरह ही अकेला और अलग थलग है। उसका नाम यासु हीरो है। थ्योरी बताता है कि वे सब एक स्कूल ट्रिप पर हैं और इस बीच वह घिनौना बुली क्लास प्रेसिडेंट को परेशान करता रहता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि टीचर को भी नहीं, जो साफ साफ अपने काम से नफरत करता है। बैक सीट पर बैठे पॉपुलर एलिट्स को भी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ 2 टैको सिस्टर्स यासु और कबोटो ही हैं, जो किसी हद तक नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वे सब भी अंदर से यही महसूस करते हैं। ये सब देखकर मामोरी भी बाकी लोगों की तरह ही महसूस करता है, बेबसी और खामोशी। क्योंकि मामोरी को एयरहेड बॉय के नाम से जाना जाता है, वह बाकी सभी के लिए लगभग अदृश्य है। वह सोचता है कि अगर वह इस बुल्ली का सामना करे तो शायद एक बार के लिए वह कूल लग सकता है, लेकिन वह इस बात पर भी ओवरथिंक कर रहा है कि अगर बुली और उसके एलीट दोस्त उसे पीटने लगे तो क्या होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामोरी आखिरकार खड़ा होता है और ओ आमदा का सामना करता है। वह उससे कहता है कि वह नॉवेल वापस कर दे, और ये भी कि बस में डॉग की स्मेल आ रही है उसकी वजह से। ये सुनकर ओ आमदा जोर जोर से हंसने लगता है। वह मामोरी को सबसे बड़ा जोकर कहता है और साथ ही ओ आमदा हंसते हुए कहता है कि वह मामोरी जैसे वर्थलेस इंसान की कभी नहीं सुनेगा। लेकिन उसी पल आका के लिए मामोरी किसी किंग से कम नहीं लगा, क्योंकि उसने स्कूल के सबसे बड़े बुली के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। इसके बाद ओ आमदा मामोरी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बुरी तरह कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी स्कूल का गिगा चैड अल्फा प्लेबॉय किरार अटैकुडो वहां आ जाता है। वह अपने छोटे सबोर्डिनेट ओ आमदा को रोकता है और उसे नॉवेल वापस देने के लिए कहता है। साथ ही वह ओआमदा को ताना मारता है कि वह इनमैच्योर जैसा बिहेव कर रहा है। इस तरह किरार मामोरी को बुरी पिटाई से बचा लेता है। ओआमदा उससे पूछता है कि वह मामोरी को क्यों बचा रहा है। इस पर किरार जवाब देता है कि वह मामोरी का बचाव नहीं कर रहा है, वह सिर्फ चाहता है कि ओआमदा किताब क्लास प्रेसिडेंट को वापस कर दे। किरार ये भी कहता है कि उन्हें आका का सम्मान करना चाहिए और जंगली जानवरों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। साथ ही वह ये भी सोचता है कि उसे मामोरी के साथ क्या करना है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओआमदा को अपने फैसलों के बारे में सोचना चाहिए, खासकर जब वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। ओआमदा किरार की बात सुनकर किताब वापस कर देता है और एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी सीट पर लौट जाता है। हालांकि मामोरी की इस हिम्मत की वजह से ओआमदा को गुस्सा आने लगा। वह अपने फ्रेंड यासु पर अपनी गुस्सा निकालने लगता है, उसकी कुर्सी पर लात मारते हुए, और मामोरी और यासु को एयर हेड्स की जोड़ी कहकर ताने मारता। वो ये भी बोलता है कि कितना शॉकिंग है कि मामोरी ने उसके खिलाफ खड़े होकर उसकी ट्रिप का मजा खराब कर दिया। उसके जैसे किसी एयर हेड्स को एलीट्स के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर मामोरी भी चुप हो जाता है और सोचता है कि उसे उस पल इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। उसे लगता है कि शायद इसका कोई कनेक्शन उस सपने से है जो उसने अपने सौतेले पिता के बारे में देखा था। लेकिन तभी एक आवाज अचानक बस के पास से गुजरती है और फिर पूरी क्लास अचानक किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है, जैसे वो सब टेलीपोर्ट हो गए हों।
उस पल वह वो सभी गॉडेस से मिलते हैं जिनके पास दो विशाल और आकर्षक टमाटर हैं। वह उन्हें अपने दुनिया में स्वागत करती है जो अलियन का किंगडम कहलाती है। सभी स्टूडेंट पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गॉडेस से पूछते हैं कि वो कहाँ है। गॉडेस समझाती है कि उन्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि वो सभी प्रतियोगी हैं जो यह जानने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि उनमें से कौन अलियन के हीरो बनेगा। हालांकि कुछ को इस दुनिया में फैल चुकी दानव एनर्जी द्वारा निगल लिया जा सकता है। गॉडेस बताती है कि एक महान बुराई जिसे डीमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है फिर से जन्म ले चुकी है और जब भी ऐसा होता है तो वे अलग अलग गिफ्टेड बीइंग्स को बुलाती हैं ताकि वे अपने संसार को इन डीमंस से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकें। लगभग 200 साल पहले उन्होंने ऐसे ही हीरोज को बुलाया था जिन्होंने इस महान बुराई को हराया था, लेकिन इतने लंबे समय बाद वह फिर से उभर आई है और अब लगभग यहाँ पहुंचने वाली है। इसी वजह से गॉडेस ने सभी स्टूडेंट को इस दुनिया में बुलाया है। सभी स्टूडेंट्स घबराकर ये सोचने लगे कि शायद वो किसी सपने में हैं। वे गॉडेस से गुस्से में आकर कहते हैं कि उन्हें घर वापस भेजा जाए। वे अपनी स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं और गॉडेस से बुरी तरह नाराज हो जाते हैं। कुछ बातचीत के बाद इंसानों और देवी के बीच क्लास प्रेसिडेंट आकांक्षा पूछती है कि वो लोग जो सिर्फ साधारण इंसान हैं किसी एलियन को कैसे बचा पाएंगे, लेकिन तभी गॉडेस समझाता है कि अब वे साधारण इंसान नहीं रहे क्योंकि उनके पास अपनी अपनी खुद की शक्तियां हैं जो जागृत होने पर सामने आएंगी। स्टूडेंट्स को डराने और यह साबित करने के लिए कि वे सच में किसी और दुनिया में हैं, गॉडेस एक सैनिक को ऑर्डर देती हैं कि वह एक बीस्ट को लाए। अपनी शक्ति दिखाने के लिए गॉडेस उस जानवर को खत्म कर देती है। सिर्फ एक बार में जानवर को खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स को एक क्रिस्टल से परिचित कराया जाता है जो उनकी शक्तियों को अवेक करता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ उस क्रिस्टल पर रखते हैं और क्रिस्टल अलग अलग रंगों में चमकता है जो उनकी शक्ति के लेवल को दर्शाता है। जब ओम की बारी आती है तो क्रिस्टल लाल रंग में चमकता है जो एक दुर्लभ रंग है, और जब किरारा की बारी आती है तो क्रिस्टल फट जाता है जो एस क्लास शक्तियों का संकेत देता है। इसी तरह अय्याका की बारी पर भी क्रिस्टल टूट जाता है जिससे यह पुष्टि होती है कि वह भी एस क्लास की है। ये सब देखकर गॉडेस बेहद खुश होती है। इसी दौरान इत्सुकी और हिजरी की शक्तियां भी उजागर होती हैं। इत्सुकी एस क्लास का और हिजरी ए क्लास का साबित होता है। अब मामोरी की बारी आती है, लेकिन जब वह क्रिस्टल को छूता है तो वह बैंगनी रंग में चमकता है। ये देखकर गॉडेस उसे रोड एक्सप्रेशन से नजरअंदाज कर देती है और अगले स्टूडेंट को बुला लेती है। यह मामोरी को बेकार और हताश महसूस कराता है। हालांकि वह एक अन्य स्टूडेंट की शक्ति देखकर चौंक जाती है जो सबसे शक्तिशाली प्रकार, जिसे डार्क हीरो कहा जाता है, को प्रकट करती है। बाद में छात्रों को यह सिखाया जाता है कि अपने स्टेटस कैसे चेक करें और अपनी शारीरिक क्षमता और यूनिक स्किल्स को कैसे पहचाने। बेचार मामोरी, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, यह पता लगाता है कि उसके पास भी एक अनोखी शक्ति है जो केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है। गॉडेस कहती हैं कि अब सिर्फ एक अंतिम अनुष्ठान बचा है। अचानक मामोरी को आगे लाया जाता है और यह पता चलता है कि वह ई क्लास का है, पूरे बैच में सबसे निचले दर्जे का हीरो। गॉडेस समझाती हैं कि लो रैंक हीरो अक्सर स्ट्रॉन्ग हीरो के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें अलग तरीके से हैंडल करने का निर्णय लिया गया है। वो मामोरी को खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका देती है और उसे उन पुराने खंडहरों में भेज देती है जो अक्सर कमजोर हीरोज को खत्म करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भले ही मामोरी के पास एक यूनिक स्किल हो, उसे फेलियर फ्रेम श्रेणी में डाल दिया जाता है और बेकार घोषित कर दिया जाता है। उसका स्टेटस और कद्र पूरी तरह नकार दी जाती है। मामोरी का स्टेटस इतना कम होता है कि उसे बताया जाता है कि वह कभी स्ट्रॉन्ग नहीं वो पाएगा। यह सुनकर वह इस नई दुनिया में खुद को बेकार और तुच्छ महसूस करता है। जब आकांक्षा ये सुनती है तो वह विरोध करती है और गॉडेस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने मामोरी को इस दुनिया में केवल मरने के लिए बुलाया है। इस पर गॉडेस उसे पेट में मुक्का मारती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। यहाँ आरा बीच में कहता है, सभी से ये बकवास बंद करने की अपील करती है क्योंकि लड़कियां थक चुकी हैं। वह मामोरी से कहती है कि जल्दी से खंडहरों में जाकर मर जाए। अन्य स्टूडेंट्स भी इससे सहमत होते हैं, यहाँ तक कि वह लड़का भी जिसके पास डार्क हीरो की शक्ति है और जिसने पहले मामोरी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मामोरी का मजाक उड़ाते हुए उसे कचरई कहा जाता है और बाकी स्टूडेंट्स उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद एक टेलीपोर्टेशन मंत्र बोला जाता है। जब सभी हीरो दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो उन्हें एक एक करके एक अनोखा आइटम दिया जाता है। जब मामोरी अपने बैग को छूता है तो उस पर लगा क्रिस्टल चमक उठता है। मामोरी अपना पैरालिसिस स्पेल इस्तेमाल करता है, लेकिन गॉडेस पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। ये देखकर गॉडेस उसका मजाक उड़ाती है और उसे लूजर हीरो बोलती है। इसी दौरान किरारा जानबूझकर अपना जादू इस्तेमाल
इस्तेमाल करती है और एक धमाका करती है, जिससे स्टूडेंट्स मामोरी की बेबस स्थिति देखकर हंसते हैं। दिखावे के लिए कुछ स्टूडेंट्स मामोरी पर नकली दया भी दिखाते हैं, लेकिन उनकी असलियत साफ झलकती है। गॉडेस तब मामोरी से पूछती है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मामोरी अपने बचपन को याद करता है, जब उसके अंदर की आवाज ने उसे अपनी सच्चाई स्वीकार करने और अपना असली रूप दिखाने को कहा था। बार बार अपमानित होने से तंग आकर मामोरी खुलेआम घोषणा करता है कि अगर वह खंडहरों में जिंदा बचा तो वह गॉडेस को मार डालेगा। इसके बाद उसे पुराने खंडहरों में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद मामोरी अपना जादू इस्तेमाल करता है और अपने यूनिक आइटम को रोशन करता है, जिससे उसका आसपास का जगह दिखाई देता है। लेकिन उसे जल्दी ही कुछ गलत महसूस होता है। अचानक एक अजीब और डरावना राक्षस उसका पीछा करने लगता है। डर से रोते हुए मामोरी दौड़ता है, लेकिन गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, राक्षस उसके करीब आने लगता है। हालांकि मौत की उम्मीद करते हुए मामोरी को एहसास होता है कि वह डर नहीं बल्कि हताशा महसूस कर रहा है। गॉडेस के शब्द याद करते हुए, जिसने कहा था कि उसकी शक्तियां दूसरों पर काम नहीं करेंगी, वह हिम्मत जुटाकर उस राक्षस पर अपना पैरालिसिस जादू आजमाता है। हैरानी हो जाता है, जादू काम कर जाता है। उसे भागने का मौका मिल जाता है। वह दूर तक भागता है, लेकिन जल्द ही एक और राक्षस सामने आ जाता है। अभी भी डरा हुआ मामोरी दोबारा अपना पैरालिसिस जादू इस्तेमाल करता है और यह फिर से काम करता है। अपनी शक्तियों की प्रभावशीलता को समझते हुए वह अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसके पास केवल एक जादुई शक्ति बची है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह अपने पॉइजन मैजिक का उपयोग करता है और राक्षस को मार देता है। राक्षस को मारने के बाद मामोरी राहत की सांस भी नहीं ले पाता कि एक और राक्षस उसके पीछे आ जाता है। थका हुआ और खुद को बर्बाद मानते हुए उसे गॉडेस की क्रूर इच्छा याद आती है, उसकी भयानक मौत की कामना और स्टूडेंट्स की हंसी। अपने बचपन को याद करते हुए वह स्वीकार करता है कि वह कोई हीरो नहीं है, बल्कि एक साइड कैरेक्टर है जिसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन इस विचार ने उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। जीवित रहने का निश्चय करते हुए मामोरी ठान लेता है कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। वह अब केवल खुद पर भरोसा करता है और अपनी नियति को स्वीकारते हुए एक कड़वी मुस्कान देता है। मामोरी ने अपना जादू कई बार इस्तेमाल किया है और उसकी सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। फिर भी अपनी हिम्मत से उसने पैरालिसिस और जहर जादू का उपयोग कर एक विशाल पक्षी राक्षस को घायल कर दिया है। लेकिन अब वह पूरी तरह थका हुआ और कमजोर है। शक्तियों की कमी महसूस करते हुए मामोरी के सामने अब एक मिनोटॉर राक्षस खड़ा हो जाता है। उसकी ताकत खत्म हो चुकी है और वह मिनोटॉर को फिर से पैरालिसिस करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे यह एहसास होता है कि वह एक ही टारगेट पर बार बार वही जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता। इस पर वह अपनी दूसरी शक्ति स्लीप का उपयोग करता है ताकि मिनोटॉर को नींद में डाल सके। लेकिन तभी बहुत सारे पक्षी राक्षस उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मामोरी डर कर अपनी प्राकृतिक जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है, जो उसके शरीर से ऊर्जा खींचती है और वह सभी पक्षी राक्षसों को पैरालिसिस कर देती है। इस दौरान मामोरी पूरी तरह से थक जाती है, लेकिन तभी और भी बहुत सारे राक्षसों की लहर में आ जाते हैं। अब मामोरी के पास सीमित शक्ति बची होती है, लेकिन मामोरी फिर से अपना पैरालिसिस जादू इस्तेमाल करता है और उन्हें भी पैरालाइज कर देता है। उसकी स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वह हार मानने के बजाय अपनी आखिरी ताकत लगा देता है। मामोरी की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है और राक्षस उसके पास और करीब आ जाते हैं। फिर भी वह हार मानने से इनकार कर देता है। उसे समय उसका लेवल अप हो जाता है और उसकी जादुई शक्ति फिर से आ जाती है। अब वो सभी राक्षसों को पैरालिसिस कर देता है और यह देखकर उसे एहसास होता है कि पहले जिस पक्षी राक्षस को उसने झड़ दिया था वह मर चुका है। मामोरी समझ जाता है कि उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी जरूरत है, यानी उसे और राक्षसों को मारना होगा। अब उसके लेवल अप होने के बाद वह एक साथ कई राक्षसों को मार सकता है, लेकिन फिर भी वह एक ही टारगेट पर दो बार वही जादू नहीं चला सकता। वह पैरालिसिस किए हुए राक्षसों को फिर से झड़ दे देता है ताकि उन्हें खत्म कर सके और अपने नए कौशल के जरिए और अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। राक्षसों को मारते हुए मामोरी का पॉइजन पावर लेवल अप कर चुकी है। जितना अधिक वह इस पावर्स का इस्तेमाल करता है, उतना ही वह और अधिक स्ट्रांग होता जाता है। मामोरी अपना स्टेटस चेक करता है, जो अब काफी सुधर चुका होता है। साथ ही उसकी जादू की शक्ति भी बढ़ चुकी होती है। जैसे जैसे राक्षस मरते हैं, उसे अधिक अनुभव अंक मिलते हैं और वह अपने स्लीप पावर्स को बचे हुए राक्षसों पर इस्तेमाल करता है, जिससे वह पावर्स भी लेवल 2 तक पहुंच जाती है। हालांकि उसके बाद बचे हुए राक्षस भाग जाते हैं और इस इंटेंस लड़ाई के बाद मामोरी को भूख लगने लगती है। वह खंडहरों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और इसी दौरान वह मर चुके पक्षी राक्षस से गुजरता है।
राक्षसों से निपटने के बाद मामोरी ने एक बड़ी छुरी उठाई जो उसे एक डेड बॉडी से मिली थी और उसे राक्षसों के बॉडी को काटने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ज्यादातर हड्डियों से बने हुए थे। अब वह हताश होकर पक्षी राक्षस की आंख को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद को छुरी से काट लेता है। जैसे ही वह पक्षी राक्षस की आंख को थूकता है, उसे यह महसूस होता है कि इसका शरीर एसिड से बना है और वह और भी भूखा महसूस करता है। इस बीच उसकी बैग पर लगे क्रिस्टल का रंग बैंगनी हो जाता है। वह अपनी जादुई शक्ति से उसे चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि बैग भारी हो गया है। जब उसने बैग खोला तो उसे अंदर कुछ खाने पीने की चीजें मिली। यह देखकर वह खुश होता है और खाने लगता है, लेकिन वह सोचता है कि यह सामान कहाँ से आया, खाना कहाँ से आया। ये सोचते हुए मामोरी ये सोचता खुद ही खाना बना सकता है। इस तरह के दिनों के गुजरने के बाद मामोरी अपने के गए कामों पर सवाल उठाने लगता है और उसे लगता है कि वह इंसानियत से परे हो गया है। वह अपने बचपन को याद करता है जब उसकी दयालु आंटी ने उसकी देखभाल की थी और उसे दया और करुणा सिखाई थी। मामोरी ने कभी सोचा था कि वह अपनी आंटी जैसा बनना चाहता है, लेकिन अब उसे लगता है कि यह अब संभव नहीं होगा। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए वह मृतकों के लिए प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है। इस सफर में वह जल्द ही एक अजीब राक्षस से मिलता है जो जादू का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मामोरी अपनी पैरालिसिस और पॉइजन जादू का इस्तेमाल करके उसे आसानी से मार डालता है। आगे बढ़ते हुए मामोरी एक बैग पाता है जो फ्यूचर में यूज हो सकता है और उसे अपने साथ ले आता है। जब वह 25वें कमरे में पहुंचता है तो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जब यह खुलता है तो वह एक और डेड बॉडी को देखता है। उसके पास एक लिटिल मिलता है जो उस व्यक्ति के पुराने नाम अंगन डार्कनेस का हीरो को बताता है। पत्र में यह भी उल्लेख होता है कि गॉडेस विशस ने उसे इन खंडहरों में भेज दिया था क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। लिटिल में अंगन ने खंडहरों में मौजूद राक्षस को हराने के अप्रिशिएट का रहता है। इसके बाद मामोरी को एक किताब मिलती है जिसका नाम है फॉरबिडन आर्ट्स। मामोरी पत्र को पढ़कर और फॉरबिडन आर्ट्स किताब के बारे में सोचकर यह समझता है कि यह खतरनाक जगह है। लिटिल में अंगन ने एक राक्षस के बारे में चेतावनी दी है जिसका नाम द सोल ईटर है, जिसने बाकी सभी को मार डाला था। इसलिए मामोरी बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ता है और एक दरवाजे के पास पहुंचता है जिसे खोलने के लिए कोई चीज अंदर डालनी पड़ती। वह सोचता है कि अगर एक डार्क हीरो भी सोल ईटर को हराने में असमर्थ था तो वह कितना शक्तिशाली होगा, और यह सवाल करता है कि क्या वह अपनी शक्तियों के साथ इसे हराने में कामयाब होगा। जल्द ही मामोरी का सामना सोल ईटर से होता है जो एक राक्षस है जिसके माथे पर एक हीरा है। जब मामोरी उसे हमला करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ घायल हो जाता है। जब मामोरी अपना हाथ पट्टी से बांध रहा होता है उसे यह एहसास होता है कि सोल ईटर ने पहले सबसे शक्तिशाली डार्क हीरो को भी हराया था और इस राक्षस की कितनी खतरनाक ताकत है। वह समझता है कि ये सोल ईटर इन खंडहरों पर राज करता है। तभी अचानक तरल पदार्थ बाहर निकलता है और इसके साथ ही सोल ईटर के द्वारा मारे गए अजीब लोग प्रकट होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें सोल ईटर ने पुनर्जीवित किया है। सोल ईटर उस दुख में खुश होता है जो वह दूसरों को दे रहा है। जब मामोरी इन जीवों को पैरालिसिस करने की कोशिश करता है तो उसे यह पता चलता है कि वह इन पर जहर नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि ये लोग पहले ही मर चुके हैं। वह इन पूर्व इंसानों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने के नैतिक पहलू पर संघर्ष करता है। सोल ईटर मामोरी के दर्द में आनंद लेते हुए उसका मजाक उड़ाता है। हालांकि मामोरी ने ठान लिया होता है कि वह लड़ाई जारी रखेगा। वह सोल ईटर को पैरालिसिस करता है और उस पर जहर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही सोल ईटर का शरीर टूटने लगता है, मामोरी का डर और हिचकिचाहट के बावजूद वह आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया में उसकी शक्तियां भी लेवल अप हो जाती हैं। जैसे ही मामोरी का पॉइजन का असर होता है वो डेड बॉडी धीरे धीरे तरल में घुलने लगते हैं। सोल ईटर जो मामोरी को कमजोर समझकर उसे हल्के में ले रहा था अब धीरे धीरे मरने लगता है। सोल ईटर की ये हालत देखकर मामोरी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम एक कमजोर से इंसान के हाथों मरने जा रहे हो और तुम्हें शर्म आ रही है। जैसे ही सोल ईटर की मौत होती है मामोरी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सोल ईटर द्वारा खाए गए आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और वे थोड़ी देर के लिए अपनी इंसानी रूप में लौट आती हैं, लेकिन फिर गायब हो जाती हैं। मामोरी उस रत्न को निकालकर सोल ईटर के माथे से ले लेता है और गॉडेस विशस को मारने को ठान लेता है। वह हीरा को दरवाजे में डालता है जिससे वह खुलता है और मामोरी को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है जिससे उसकी नई यात्रा की शुरुआत होती है। वहीं जंगल में किरारा एक शिकार को मारकर लेवल 18 तक पहुंच जाती है। इस बीच यासु अपनी डार्क पावर से राक्षसों को हराकर खुशी से झूम रहा होता है। दूसरी ओर एक डरी हुई लड़की काशिमा को एक सोई द्वारा अप्रोच किया जाता है जो उसे देखकर कहता है कि वह बहुत प्यारी है और इसीलिए सोई काशिमा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, यह बताते हुए कि वह खुद बी क्लास है। सोई समझाती है कि उनकी क्लास डिवाइड हो जाएगी क्योंकि कई घमंडी लोग हैं और रैंक की विभाजन प्रक्रिया भी है जिसमें ई से लेकर ए और एस तक के वर्ग शामिल हैं। वह काशिमा से यह भी कहती है कि वह चाहती है कि काशिमा उसके ग्रुप में शामिल हो।
जब क्लास डिवाइड हो। सोई का मानना है कि काशिमा जो डी क्लास है शायद किरारा के समूह में शामिल नहीं हो पाएगी और टाक्को बहनें अकेले रहना पसंद करती हैं। जब काशिमा पूछती है कि इसका क्या मतलब है तो सोई जवाब देती है कि बाद में समझाऊंगी, लेकिन उसे अब केवल अपनी जान बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी के लिए सोई यह बताती है कि अगर वे ग्रेट डेमन एम्पायर को हरा देते हैं तो वे अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे, लेकिन तब तक काशिमा को जिंदा रहना होगा। इसके बाद सोई काशिमा के टमाटरों दबाकर यह सुझाव देती है उसे उसके ग्रुप में शामिल हो जाइए तो वह उसका बहुत ख्याल रखेगी। सोई कुछ लड़कियों को बुलाती है जिन्होंने मिलकर एक राक्षस को पकड़ा है और उनकी क्लास गॉडेस द्वारा दिए गए काम को पूरा कर रही है, लेकिन काशिमा ने अब तक कोई राक्षस नहीं मारा है। सोई काशिमा को बताती है कि उनका ग्रुप एक साथ मजबूत होगा, इसीलिए उसे इस राक्षस को मारना होगा। सोई काशिमा को यह चेतावनी देती है कि अगर वह इस राक्षस को नहीं मारती तो वह पिछले जैसे ही समाप्त हो सकती है। हिम्मत जुटाकर काशिमा उस राक्षस को मार देती है और सोई घोषणा करती है कि अब से वह उनका हिस्सा है। फिर सोई वहां से चली जाती है। काशिमा अकेले बैठकर रोने लगती है जब वह उस समय को याद करती है जब मामोरी ने एक घायल बिल्ली की मदद की थी और उसे अकेला नहीं छोड़ने का वादा किया था। वह खुद को दोषी महसूस करती है कि उस समय वह कुछ नहीं कर पाई। इसी बीच आयाका, जो गॉडेस के घूंसे से अभी भी दर्द महसूस कर रही थी, होश में वापस आती है। वह गॉडेस के पास जाती है जो रो रही होती है और मामोरी के साथ हुए घटना पर अपनी उदासी व्यक्त करती है। हालांकि गॉडेस समझाती हैं कि यह उनके एलियन साम्राज्य की नीति है और वे मामोरी की जाने का शोक नहीं मना सकती क्योंकि रिचुअल अभी भी जारी है। वह यह भी बताती हैं कि जब आयाका बेहोश थी तो बाकी को एक परीक्षण के लिए भेजा गया था, यह देखने के लिए कि क्या वे राक्षसों का सामना कर सकते हैं, और कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाए जिसके कारण उन्हें उनके हीरो के पद से हटा दिया गया। आयाका कहती है कि कमजोरों को हटाना क्रूर है। आयाका फिर है कि वह गॉडेस के तरीके से पूरी तरह से असहमत है। देवी इन मुद्दों को हंसी के साथ संभालती है और कहती है कि फैसले भावनाओं से नहीं किए जाने चाहिए, कभी कभी लोगों को बलिदान करना पड़ता है। आयाका, जो एक एस क्लास हीरो है, ये कहकर देवी को चुनौती देती है कि वह उन सभी छात्रों की ओर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है जो परीक्षणों में असफल हो जाते हैं, और गॉडेस से कहती है कि कमजोरों को सजा देना बंद करें। देवी आयाका के साहस से इंप्रेस होकर उसे घूंसा मारने के लिए माफी मांगती है, यह बताते हुए कि यह आवश्यक था, और आयाका से उच्च उम्मीदें जताती हैं। फिर वह आयाका के साथ हाथ मिलाती है। फिर हमें एक अंधेरे जंगल में पहुंचता है जहां एक लड़की भाग रही है अपने पीछा करने वालों से बचने की कोशिश में, लेकिन वो जो निशान छोड़ रही है वो उनके लिए उसे ढूंढने का रास्ता बन जाते हैं। पीछा करने वाले 4 लोग हैं, मैगॉट, अशीरा, कबान और जा। ये सब द व्हाइट वॉकर्स नाम के ग्रुप से हैं और उसका कत्ल करने की नियत रखते हैं। उधर मामोरी प्राचीन रूइंस ऑफ डिस्पोजल से बाहर निकलता है। वो अपना स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि अब वो अपनी पैरालाइज और जहर पॉइजन की स्किल्स को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के किस हिस्से को पैरालाइज करना है यह भी। आगे बढ़ते हुए उसे झाड़ियों से आवाजें सुनाई देती हैं। पास जाकर वो देखता है कि एक छोटा स्लाइम बड़े स्लाइम्स के हाथों परेशान हो रहा है। मामोरी थोड़ी देर खड़ा होकर इस सीन को गौर से देखता है। बहादुरी से लड़ते हुए मामोरी ने 4 बड़े स्लाइम्स को पहले पैरालाइज और पॉइजन कर दिया और फिर उन पर से ये असर हटा दिया। उसने छोटे स्लाइम से कहा कि वो उसे मारेगा नहीं और माफी मांगी कि वह पहले मदद नहीं कर पाया। उसने छोटे स्लाइम तारीफ। मामोरी ने पैरालिसिस हटाने के बाद वहां से जाने की कोशिश की और स्लाइम को एक अच्छी जिंदगी की दुआ दी, लेकिन छोटा स्लाइम उसे रोक लेता है और मामोरी को एहसास होता है कि उसी की तरह यह स्लाइम भी अकेला छोड़ दिया गया है। इस बीच वह लड़की जिसे व्हाइट वॉकर्स पीछा कर रहे थे दौड़ते हुए थक चुकी है, लेकिन उसे एहसास है कि वे अब भी उसके पीछे हैं। व्हाइट वॉकर्स का हंटिंग मेथड ऐसा है कि वे अपने शिकार को थकाकर खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मामोरी, जो अब छोटे स्लाइम का दोस्त बन चुका है जिसे उसने पिगू नाम दिया, मामोरी डार्क हीरोज बुक ऑफ फॉरबिडन आर्ट्स पढ़ता है। उसमें उसे एक ऐसा आर्ट मिलता है जो मॉन्स्टर्स को ताकतवर बना सकता है। मामोरी, जो बदले की राह पर है, पिगमारू से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलेगा। स्लाइम अपना रंग बदलकर उसकी बात मानने का इशारा करता है। इस दौरान जब व्हाइट वॉकर्स उस लड़की के करीब पहुंचते हैं, वह दौड़ना बंद कर देती है, अपनी तलवार निकालती है और स्पिरिट्स ऑफ विलोवा से मदद मांगती है, यह वादा करते हुए कि वह उन्हें स्लीप का सुकून देगी। वह एक डांस शुरू करती है। एन्चांटमेंट्स के कारण उसके शरीर पर आर्मर बन जाती है। हालांकि ये सामने आता है कि जो व्यक्ति व्हाइट वॉकर से घिरा हुआ है वो असल में मामोरी है। शुरुआत में
वे उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन मैगट जोर देता है कि उसे मारना ही होगा। जारेस नोट करता है कि लड़की की स्टैमिना खत्म हो चुकी है और अशूरा अपनी घिनौनी दिलचस्पी दिखाता है। जब ग्रुप अपनी प्लान्स पर चर्चा करता है, मामोरी जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगट उसे रोक देता है और ऐलान करता है कि उसे मरना होगा। डर से कांपता हुआ मामोरी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मैगट का दिल नहीं पसीजता और वो उसे मारने की तैयारी करता है। लेकिन एक तेज हरकत में मेमोरी उसे खत्म कर देता है और सबकी नजरें वहीं थम जाती हैं। मेमोरी फिर कहता है, ये कीड़ा मैगट सी जंगल के खतरनाक मॉन्स्टर जितना भी खतरनाक नहीं है। गुस्से से भरा मेमोरी तय करता है कि उसे उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं हो। वह सबको पॉइजन दे देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो चारों मर चुके हैं, न्योरी को महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। दूसरी तरफ लड़की ये नोटिस करती है कि व्हाइट वॉकर्स अब उसके आसपास नहीं है, लेकिन उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसकी मौजूदगी इतनी पावरफुल और डेंजरस है कि जंगल की स्पिरिट्स भी डर से कांप जाती है। अचानक मामोरी लड़की के पीछे अपीयर होता है और उसे मामोरी पैरालाइज कर देता है। वह समझाता है कि उसे लगा कि वह अटैक करने वाली है, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए मामोरी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का सुझाव देता है। लड़की जो बोलने के लिए संघर्ष कर रही होती है पूछती है कि वह क्या चाहता है। मेमोरी यह महसूस करते हुए कि वह सही से बोल नहीं पा रही है, उसके मुंह से पैरालिसिस हटा देता है, लेकिन उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने हमला करने की कोशिश की तो अंजाम उसके हक में नहीं होगा। लड़की अपनी बोलने की क्षमता वापस पा लेती है। मामोरी उसे बताता है कि अपने गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस की वजह से वह उस पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। लड़की फिर पूछती है कि क्या मामोरी 4 आदमियों के एक ग्रुप से मिला था। मामोरी कंफर्म करता है और यह भी बताता है कि उसने उन सबको मार दिया। ये सुनकर लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने व्हाइट वॉकर्स का भी खात्मा कर दिया और क्या इसमें किसी ने उसकी मदद की। मामोरी हामी भरता है, लेकिन अपने हेल्पर के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है। लड़की उसकी बातों में कोई डिसेप्शन महसूस न करते हुए उस पर भरोसा करने का फैसला करती है और वफादारी के तौर पर उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार होते हुए मामोरी मानता है कि वह लड़की बुरी नहीं लगती, लेकिन जोर देते हैं कि दोनों के लिए एक दूसरे के बारे में कम से कम जानना बेहतर होगा। मामोरी उसे एक प्राचीन स्क्रिप्चर दिखाते हैं जिसे वह पढ़ नहीं पाती, लेकिन उसे किसी का पता है जो इसे पढ़ सकता है। द विच ऑफ टबू, जिसे उसके फॉरबिडन नॉलेज के लिए जाना जाता है और जो अपनी जानकारी कभी बताती नहीं, इस वजह से अपने कंट्री से निकाली गई थी। जब मामोरी उससे पूछता है कि उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है, तो वह लड़की उसे लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स का रास्ता बताती है। मामोरी लड़की को थैंक्स बोलता है। जानकारी के लिए मामोरी कहता है कि उनका हिसाब बराबर हो चुका है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसने उसके सवालों का जवाब दिया। वह सुझाव देते हैं कि अब वे अलग हो जाएं